गणेश राय जी, श्री तरुण बजाज, कार्यकारी निदेशक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, प्रोफेसर नीरू रोमेत्रा, डीन रिसर्च स्टडीज, प्रोफेसर जेपी सिंह, डीन एकेडमिक अफेयर्स, डॉक्टर नीरज शर्मा, रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सभागार में उपस्थित विश्वविद्यालय के सम्मानित पूर्व छात्र, फैकल्टी मेंबर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, ऑफिसर्स, स्टूडेंट्स, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मेरे पूर्व जैसा भी कुलपति जी ने बताया, इस विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस 5 सितंबर है, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में 8 सितंबर को ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। सबसे पहले मैं पूरे जम्मू विश्वविद्यालय परिवार को आपके स्थापना दिवस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस आयोजन को निजी तौर पर मैं स्थापना दिवस के उत्सव के रूप में नहीं देख पा रहा। मैं मानता हूं कि आज का यह अवसर अगर आप विचार करेंगे तो ईमानदारी से आत्मविश्लेषण का है, आत्मान्वेषण का है और आत्मनिरीक्षण का भी। जम्मू विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस से ठीक एक दिन पहले, जैसा भी कुलपति जी बता रहे थे, 4 सितंबर को NIRF रैंकिंग जारी हुई, जिसमें जम्मू विश्वविद्यालय के लिए जो परिणाम थे वो मिश्रित थे। ठीक कहा कुलपति जी ने, खुशी भी थी और गम भी था। देश की टॉप यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में जम्मू विश्वविद्यालय इस वर्ष एक स्थान नीचे खसक गया है। 100 के अंदर तो है, लेकिन 58 से 51 रैंक पर आ गया है। लेकिन स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी कैटेगरी में, जहां गत वर्ष 23वें रैंक पर था, सुधार करते हुए 21वां स्थान हासिल किया है। ओवरऑल रैंकिंग में जम्मू यूनिवर्सिटी ने अपनी 87वीं 57 रैंक बरकरार की है। अगर पूरे जम्मू कश्मीर को देखें आप, खासतौर से हायर एजुकेशन के परिदृश्य को, तो मुझे लगता है कि लंबे समय बाद जम्मू कश्मीर के कई विश्वविद्यालय राष्ट्रीय रैंकिंग में अच्छा स्थान हासिल करने में सफल हुए। चाहे वो कश्मीर यूनिवर्सिटी हो, स्कॉस्ट कश्मीर हो, स्कॉस्ट जम्मू हो, SMVDU हो, इन तमाम विश्वविद्यालयों ने कहीं न कहीं रैंकिंग में अपनी जगह बनाई है। मुझे प्रसन्नता है इन विश्वविद्यालयों ने देश के एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में अपनी एक ख्याति अर्जित की है। जम्मू कश्मीर के हायर एजुकेशन लैंडस्केप में जहाँ इन रैंकिंग को एक और रिवोल्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में देखा जाना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ मन में ये भाव भी आना चाहिए कि वास्तव में ये मंजिल नहीं है। आज के अवसर पर मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि संकल्प ये लेने की जरूरत है कि अपने रैंकिंग का आलोचनात्मक मूल्यांकन हम करें। वापस जाएंगे बोर्ड पर जाकर कि हम आज के बाद नए लक्ष्य तय कर सकते हैं। मेरा मानना है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एक असंतोष की गहरी ज्वाला होनी चाहिए, ताकि जो लक्ष्य तय किए जाएं वहां तक पहुंचने के लिए निरंतर जूझने की प्रवृत्ति या संघर्ष की प्रवृत्ति बनी रहे। यूनिवर्सिटी के भीतर जब शिखर पर पहुंचने की प्यास तेज होती है, सभी फैकल्टी मेंबर्स, पूरा विश्वविद्यालय परिवार आगे बढ़कर नई राह और नए रास्ते ढूंढने लगता है।
और मेरी अपेक्षा होगी कि जम्मू यूनिवर्सिटी अपनी उपलब्धियों पर जश्न जरूर मनाए, लोग एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करें, लेकिन कल से उस नए लक्ष्य को तय करने में जुट जाएं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नए जज्बे और नए जुनून से काम प्रारंभ करें। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का एक कार्यक्रम था श्रीनगर में। कुछ बातें मैंने कही थी, उसमें से कुछ बातें मैं यहाँ भी कहना चाहता हूँ। क्लाइमेट चेंज और उसकी वजह से हो रही प्राकृतिक आपदाओं पर आज विश्वविद्यालयों को और शैक्षणिक समुदाय को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। जम्मू यूनिवर्सिटी में इन्वायरमेंटल साइंस में पीएचडी और पीजी कोर्सेस दोनों चल रहे हैं। फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेस, डिपार्टमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS, ये इस विश्वविद्यालय के प्रमुख अंग हैं और इसलिए उस चर्चा को मैं आपके बीच भी बढ़ाना चाहता हूं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में हमारे सामने जो युवा पीढ़ी है, जो स्टूडेंट्स हैं, वही पृथ्वी की एकमात्र ऐसी जनरेशन है जिनके शब्दकोश में क्लाइमेट चेंज उपस्थित रहा है और बराबर से रहा। पुरानी पीढ़ी ने क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का नाम मुझे लगता है 90 के दशक के पहले सुना ही नहीं था। हालांकि 1975 में एक साइंटिफिक जर्नल प्रकाशित हुई जिसमें इसकी चर्चा की गई, लेकिन व्यापक तौर पर इस शब्द का इस्तेमाल 2000 के बाद प्रारंभ हुआ और इसलिए नई पीढ़ी न सिर्फ इस शब्द से बल्कि इसके प्रभाव से भी वाकिफ है और मुझे लगता है कि ज्यादा वाकिफ कराने की जरूरत है। आज पूरा विश्व प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित है। अमेरिका में इस वर्ष अगस्त तक लगभग 4000 से ज्यादा फ्लैश फ्लड वार्निंग रिकॉर्ड की गई है, जिसमें लगभग 150 लोगों की मौत हुई। यूरोप का इस साल का डेटा उपलब्ध नहीं था। पिछले वर्ष फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड में 335 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है और लगभग 5 लाख लोग बेघर हुए हैं। फिलीपींस में लाखों नागरिक फ्लैश फ्लड से प्रभावित हुए और एक आंकड़े के मुताबिक 2024 में दुनिया में पूरे विश्व भर में 132 से ज्यादा सिर्फ फ्लैश फ्लड डिजास्टर रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें 5400 नागरिकों की जान गई है। इस वर्ष वैसी ही प्राकृतिक विभीषिका जम्मू कश्मीर में देखी है, हिमालयन स्टेट्स में देखी है और देखी नहीं है बल्कि झेली है। जम्मू संभाग के लिए विशेष रूप से अगस्त का पूरा महीना बड़ा ही चुनौतीपूर्ण है। आज भी वो चुनौतियां बरकरार हैं। लगभग हर जिले में एक के बाद एक प्राकृतिक आपदाओं ने सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। अनेक नागरिक इन हादसों के शिकार हुए हैं। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी। लोगों की संपत्ति का भी बड़ा नुकसान हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तबाह हो गया है और अभी भी कुछ इलाकों में पानी ठहरा हुआ है। आम जनजीवन पुनः एक बार सामान्य रूप से चले, प्रभावित लोगों का सही तरीके से पुनर्वास हो, इसके लिए मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी स्वयं जम्मू आए थे। जमीनी तौर पर उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हर एक परिवार की देखभाल के लिए मैं समझता हूं भारत सरकार अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है। सरकार के दायित्वों के अलावा समाज और शैक्षणिक समुदाय के सामने भी कुछ दायित्व हैं। हमें ये विचार करना होगा कि आखिर प्राकृतिक आपदाओं की संख्या
और उनकी तीव्रता कैसे बढ़ गई। मैंने शिक्षक दिवस के दिन शैक्षणिक समुदाय के सामने कुछ आंकड़े रखे थे और मैं दोहराना चाहूंगा यहां भी कि प्रति वर्ष विश्व को औसतन 68,800 नेचुरल कैलेमिटीज का सामना करना पड़ रहा है, यानी प्रतिदिन 567 प्राकृतिक आपदाएं मानवता को प्रभावित कर रही हैं। आजकल इनके कारणों पर अनेक अध्ययन हो रहे हैं और तब मैं आपके विश्वविद्यालय से ये जरूर आग्रह करूंगा कि एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट में भी कुछ लोग जरूर इस पर काम कर रहे होंगे। अधिकतर रिसर्चर्स का मानना है कि कहीं न कहीं प्रकृति और विकास के बीच संतुलन बिगड़ा है। मैं वेस्टर्न कंट्रीज के साइंटिस्ट और उनके अध्ययन की तरफ नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं निजी तौर पर मानता हूं ये वेस्टर्न कंट्रीज जब पाषाण युग में जी रहे थे तब हमारे पूर्वजों ने 5000 वर्ष पूर्व पृथ्वी सूक्त की रचना की थी और उन्होंने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से साइंटिफिकली मानव समाज को प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीने का मार्गदर्शन किया था, हमें रास्ता बताया। आप में से अनेक लोग जानते हैं हमारे पूर्वजों ने प्रार्थना की, यतते मध्य पृथ्वी यच्च नाभ्य यास्त ऊर्जस्तन संभव। हे पृथ्वी, तुम हमें अपना रस प्रदान करो, हमें पवित्र करो। यह भूमि, यह पृथ्वी मेरी माता है, मैं इसका पुत्र हूं और यह पृथ्वी हमारा लालन पोषण करती है। हम सबको गर्व है इस बात पर कि हमें ऐसे संस्कार हमारे पूर्वजों ने दिए, हम ऐसी संस्कृति में पैदा हुए हैं जहां भूमि को, पृथ्वी को माता माना गया है और इसलिए हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि भूमि माता, प्रकृति और विकास, इनके बीच संतुलन बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। जो युवा साथी हमारे विद्यार्थी हैं, युवाओं को ऐसे विकास से जोड़ना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए जो पारिस्थितिक तंत्र से समझौता किए बिना सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए पारिस्थितिक तंत्रों की निगरानी, संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने की दिशा में पहल करें। जम्मू विश्वविद्यालय कैंपस के डीएनए में सस्टेनेबिलिटी को कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है तथा समाज में हर स्तर पर पर्यावरण चेतना की संस्कृति को बढ़ावा देने में इस रीजन में जम्मू विश्वविद्यालय का क्या योगदान हो सकता है। आज पूरे विश्व के सामने पृथ्वी को, भविष्य की पीढ़ी को बेहतर बनाने की जो चुनौती है, उसका कोई, मैं मानता हूं कि रेडीमेड सॉल्यूशन या फार्मूला नहीं, बल्कि हमें मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना होगा जो क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपट सके। मैं आज सभी खासतौर से युवा स्टूडेंट्स का आह्वान करना चाहूंगा कि वह मानवता के भविष्य को नया रूप देने के लिए इन आदर्शों को आगे बढ़ाएं और सभी फैकल्टी मेंबर से निवेदन करूंगा कि वे उनका मार्गदर्शन करें और उन्हें नेतृत्व प्रदान करें। फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड, इस पर जम्मू विश्वविद्यालय आने वाले दिनों में अध्ययन करके क्या जम्मू कश्मीर को एक उत्कृष्ट समाधान प्रस्तुत कर सकता है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मेरी अपेक्षा होगी, मेरा निवेदन होगा कि गंभीरता से इस पर काम करने की जरूरत है। आप लोगों की एक दूसरी जिम्मेदारी मैं समझता हूं, वो सेवा की, और मैं निवेदन करूंगा कि रोड कनेक्टिविटी स्थापित होने के बाद यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी, प्रशासन के लोग अलग अलग ग्रुप बनाकर
विभिन्न क्षेत्रों में सेवा के लिए निकलें और ऐसे वॉलंटियर्स तैयार करें जो समाज के विशेष रूप से प्रभावित या गरीब लोगों के साथ खड़े हों। ये एनएसएस की बच्ची आई थी, मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम भी फ्लड में काम कर रही हो? उसने कहा कि हाँ, हम अपने इलाके में जहाँ फ्लड आया है रोज काम कर रहे हैं। प्रसन्नता की बात है कि ऐसे बच्चे हमारे विश्वविद्यालय में हैं। अब मैं आत्मविश्लेषण के मुद्दे पर कुछ बातें करना चाहता हूँ। आज सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या अपनी स्थापना के पश्चात 56 वर्षों की यात्रा में जम्मू यूनिवर्सिटी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता पाई है? इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। क्या विभिन्न फैकल्टीज में अर्जित की गई एकेडमिक उपलब्धियां, उससे हम संतुष्ट हैं? क्या स्टूडेंट सिर्फ क्लासरूम में डेटा डाउनलोड कर रहे हैं या लाइफ स्किल्स भी सीख रहे हैं? आत्मचिंतन के लिए ऐसे अनेक सवाल हैं जिनसे शुरुआत की जा सकती है। इसमें कोई शक नहीं है, पिछले कुछ वर्षों में वाइस चांसलर साहब और आप सबके प्रयास से इस कैंपस में एक नई क्रांति आई और डिजाइन योर ओन डिग्री जैसे जो नए इनिशिएटिव लिए गए, इसकी चर्चा केवल जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे देश में अनेक यूनिवर्सिटी कोशिश कर रही हैं कि अपने यहाँ भी ये कार्यक्रम लागू करें। जैसा कुलपति जी ने बताया, 3.72 के उत्कृष्ट CGPA स्कोर के साथ NAAC के प्रतिष्ठित A++ ग्रेड प्राप्त करके जम्मू यूनिवर्सिटी ने एक नया रिकॉर्ड कीर्तिमान बनाया है। मैं आप सबको इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन ये हमारे लिए संतोष का विषय नहीं हो सकता। कुछ उपलब्ध सामान्य तौर पर जो मानव स्वभाव है, कुछ उपलब्धियों के पश्चात व्यक्ति या संस्थाएं गंभीरता से प्रयास करना बंद कर देती है। मैं मानता हूं किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आत्मसंतुष्टि यह सबसे खतरनाक चीज होती है, व्यक्ति के लिए भी, संस्थाओं के लिए। और इससे न सिर्फ अवसरों को उपलब्धियों में बदलने की प्रेरणा कम होती है, बल्कि हम खुद को आगे बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बीच में ही छोड़ देते हैं। दुनिया के जाने माने इनोवेटर्स में से एक इलॉन मस्क का एक इंटरव्यू एक दिन में देखा। उसमें उन्होंने कहा कि जब वो अपनी कंपनीज के लिए यूनिवर्सिटी से निकली प्रतिभाओं का इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे थे जॉब के लिए, तब वह बच्चों की डिग्री के नंबर बिल्कुल नहीं देखते थे, बल्कि वो देखते थे कि नए नए ग्रेजुएट जो हुए हैं स्टूडेंट, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी की यात्रा के दौरान नई उपलब्धियों को हासिल करने के लिए कितना प्रयास किया है और नई चीजों को करने के लिए कितना संघर्ष किया। इलॉन मस्क ने इस बात पर बल दिया कि नंबर से ज्यादा उन्हें स्टूडेंट्स में दृढ़ संकल्प की खोज रहती है। स्टूडेंट्स में दृढ़ संकल्प, कुछ नया सीखने, कुछ नया करने की ललक और चुनौतियों से जूझने का जज्बा बना रहे, इसके लिए कैंपस में परिवर्तन की प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती रहनी चाहिए। मैं यहाँ उपस्थित स्टूडेंट से, फैकल्टी मेंबर से, उसको अन्यथा मत लीजिएगा, क्या एक सवाल पूछ सकता हूँ? अनुमति है? आपने स्वयं अपने जम्मू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आखिरी बार कब बहुत विस्तार से देखी थी? कोई बता सकता है? Anyone for the students, from faculty members? मुझे लगता है कि आप विश्लेषण यहीं से करने की जरूरत है। विदेश की किसी यूनिवर्सिटी
मान लीजिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट किसी ने देखी है, हम उसी फील्ड में काम करते हैं, हम अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट अच्छे ढंग से नहीं देख रहे। दुनिया में जो विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित माने जाते हैं उनकी वेबसाइट तो हमने देखी ही नहीं। खुद सोचिए, मैं देख रहा हूं कोई जवाब नहीं दे रहा है। अब मैं आग्रह करूंगा कि अगर जम्मू यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वेबसाइट की आप तुलना जरा करिए तो होम पेज पर ही भविष्य का संकल्प आपको समझ में आ जाएगा। स्टैनफोर्ड के होम पेज पर सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम है, उसके नीचे कैंपस में आर्ट्स, सोशल साइंसेज, साइंस, हेल्थ केयर, बायोटेक्नोलॉजी में हासिल की गई उपलब्धियों को बड़ी खूबसूरती से हाईलाइट किया गया है ताकि दुनिया के किसी कोने में उसे कोई भी देख रहा हो तो उसके दिमाग में पहला इंप्रेशन ये बने, ये यूनिवर्सिटी कोई सामान्य कैंपस नहीं है बल्कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के होम पेज पर डीन या डायरेक्टर की फोटो आप नहीं पाएंगे, लेकिन ये जानकारी जरूर मिलेगी उस यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने 400 से ज्यादा स्टार्टअप शुरू किए। अपनी स्थापना के पश्चात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एलुमनाई ने अब तक जिन बड़ी कंपनियों की स्थापना की उनकी मार्केट वैल्यू शायद आपके कल्पना में नहीं होगी, $11 ट्रिलियन है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक ऐसा डिजाइन या ये आंकड़े किसी को भी प्रेरित करेंगे। कोई भी आप भी सोचेंगे कि मेरा बच्चा यही पढ़े, क्यों जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़े। तो क्या मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूं कि आज जब स्थापना दिवस का उत्सव हम मनाने के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं तो ये संकल्प हम ले सकते हैं कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का हम ईमानदारी से अध्ययन करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ मिलकर जम्मू यूनिवर्सिटी की एक नई वेबसाइट निश्चित अवधि में बनाएंगे। अगर ये आपका संकल्प, आपका उद्देश्य रहेगा तो मैं समझता हूं कि अगले साल जमावड़ा दूसरी तरह का होगा। दूसरी बात मेरे ध्यान में आती है, तेजी से बदलती हुई दुनिया में हम रिलेवेंट कैसे बने रहें। यूनिवर्सिटी को खुद को बदलाव के अनुसार स्वयं को निरंतर ढालना होगा। आज स्टूडेंट्स को क्लास में सिर्फ इंफॉर्मेशन आप डाउनलोड कर रहे हैं और वह एग्जाम में 10 जस का 10 उसको उतारने का काम कर रहा है, तो ये मान लीजिए कि हम समय से बहुत पीछे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में उसके पास किसी भी सब्जेक्ट पर इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। यहां तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स के द्वारा रियल टाइम डीप रिसर्च भी उसे मात्र 5 सेकंड में मिल जाएगा। इसलिए अब आपका फोकस, जो काम आपने शुरू भी किया है, इंटर डिसिप्लिनरी एजुकेशन, ये प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए। जम्मू यूनिवर्सिटी इस दिशा में लीडर बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि डॉक्टर साहब ने कोर्स का जिक्र किया, विभिन्न विषयों के बीच जो गैप है, जो खाई है, उसे जितना जल्दी आप समाप्त करेंगे, उस परिवर्तन को जितनी तीव्र गति से आप करेंगे और दुनिया में जो डिमांड है उसके मुताबिक निरंतर स्ट्रेटजी, नई रणनीति आप बनाएंगे, मुझे भरोसा है कि 5 साल में विश्वविद्यालय देश के 10 विश्वविद्यालयों में खड़ा हो जाएगा। एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अपने इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम के अंतर्गत हर वर्ष
एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। अभी हाल ही में उन्होंने इंजीनियरिंग, साइंस, बिजनेस और सोशल साइंस सब्जेक्ट्स को मिलाकर स्टूडेंट्स के लिए एक नया एकेडमिक प्रोग्राम प्रारंभ किया है, जिसमें स्टूडेंट्स को कम लागत वाले समाधान की शिक्षा दी जा रही है और उसमें हाउसिंग से लेकर अत्यंत गरीबी में जी रहे लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण डिजाइन डेवलपमेंट भी शामिल है। आजकल टेक्नोलॉजी के इस दौर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में टेक्नोलॉजी का नैतिक इस्तेमाल हो, इसके लिए कंपनीज युवाओं को रिक्रूट कर रही हैं। इस अवसर का लाभ उठाते हुए नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स में AI और सोसाइटी नाम से एक नई डिग्री शुरू की है, जिसमें कंप्यूटर साइंस, फिलॉसफी और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट शामिल किए गए। आज मेरा आप सबसे एक तीसरा आग्रह होगा कि पारंपरिक डिग्रियों के जाल से स्टूडेंट्स को कृपया बाहर निकालिए, उन्हें स्किल बेस्ड एजुकेशन के लिए प्रेरित करिए और स्वयं मेहनत करके ऐसे कोर्स डिजाइन करिए जिनकी मांग आने वाले दशकों तक बनी रहे। इस तरह के एकेडमिक प्रोग्राम डिजाइन करने के लिए इंडस्ट्री से भी आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, संबंधित सेक्टर के साथ साझेदारी कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है, डिकन यूनिवर्सिटी, जॉब रेडी स्किल्स के कोर्स उस यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किए, जिन्हें डिग्री की मान्यता दी जा रही है। चौथी बात, क्लाइमेट चेंज या असमानता जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए 60 टर्म प्रोफेशनल प्रोग्राम के आज जम्मू विश्वविद्यालय शुरू कर सकता है। और पांचवी बात, क्या क्लासरूम को थिंकिंग रूम में हम परिवर्तित कर सकते हैं। सिलेबस की बजाय प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग पर क्या हम फोकस कर सकते हैं, ताकि हमारे जो युवा हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड के लिए उन्हें हम तैयार कर सकें। आज सभी फैकल्टी मेंबर से मेरा आखिरी आग्रह, अनुभव आधारित एजुकेशन को प्राथमिकता दीजिए। इसके लिए अगले 6 महीने में मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि नए इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है। वास्तविक दुनिया का अनुभव कि थियरी और एप्लीकेशन के बीच जो गैप है, जो खाई है, उसको पाटने का काम करता है। और इसलिए जम्मू यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट आधारित एजुकेशन का प्रोजेक्ट आधारित एजुकेशन यहाँ प्रारंभ हो गया, लेकिन इसे विस्तार देने की जरूरत है, जिससे हमारे ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स दुनिया में हो रहे बदलाव के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। और जिन लोगों को आज यहाँ मंच पर सम्मानित किया गया है, जो विश्वविद्यालय के पुराने विद्यार्थी, उनसे मेरा निवेदन होगा कि आपकी भी जिम्मेदारी है कि अगले साल ये 350 का आंकड़ा 3500 हो जाए। इसमें अगर आप, मैं समझता हूँ कि थोड़ा प्रयास करेंगे तो ये कोई बड़ा काम नहीं, ये काम हो सकता है। मैं जानता हूँ कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है, यहाँ की रैंकिंग और बेहतर हो सकती है, लेकिन जो ऑफ साइड कैंपस है उसके कारण आपको कठिनाई है। मैं इस विषय को जानता हूँ, मैंने कुलपति जी से निवेदन किया है, इस विषय को फ्लैग करने की जरूरत है, इस पर जरूर विचार किया जाएगा। मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ा था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वहाँ एक हिंदी के बड़े विद्वान प्रोफेसर थे, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक परिस्थिति आई कि विश्वविद्यालय से उन्हें निकाल दिया गया। उन कारणों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। वो शांति निकेतन चले गए, वहाँ प्रोफेसर हो गए, हिंदी के विद्वान थे। जाने के बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक के बारे में पूरा मैं नहीं, लेकिन उसकी 4 पंक्तियां मैं आपके बीच जरूर कहना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा कि काशी का ये विश्वविद्यालय जो मेरी माँ के समान है, जिसने मुझे आबाद भी किया है और बर्बाद भी। पता नहीं वो कौन सा आकर्षण है, जहाँ रहता हूँ मन करता है कि वहीं चलूँ, वहीं रहूँ और वहीं पढ़ूँ। ये जो रिश्ता है, मुझे लगता है
कि अगर इस भाव से हम फिर से एलुमनाई एसोसिएशन को एक बार पूरी ताकत से खड़ा करके और इस विश्वविद्यालय के विकास में आपका योगदान क्या हो सकता है। कोई डीन साहब, कोई हेड या डायरेक्टर साहब कहें, कुलपति जी कहें, मैं समझता हूँ इसकी जरूरत नहीं। हमें खुद सोचना चाहिए कि जिस विश्वविद्यालय के कारण आज हम यहाँ पहुँचे हैं, हमारी जिम्मेदारी उस विश्वविद्यालय के लिए भी है। इतनी ही बात करता हुआ मैंने थोड़ा ज़्यादा समय दिया। किसी को अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो मेरी नीयत ऐसी नहीं थी, लेकिन भाव में था तो निकल गया। एक बार पुनः मैं आप सबको स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।